नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 20 जून से आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का एग्जाम स्टार्ट हो गया था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में आपके जीके से 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी 25 प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। आपको बता दें कि ये हम दूसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले एक और वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना ही निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन करते जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नों के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध सिराज उद दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ा गया था। ब्रिटिश सेना का उस समय नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव, इस बात को याद रखिएगा। साथ में ये जो युद्ध है आपका 1757 में प्लासी नामक बंगाल में एक जगह है वहां पर लड़ा गया था। इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, यानी कि ब्रिटिश सेना का इस युद्ध में आपका जीत हुआ था। इसके अलावा बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। ये भी ब्रिटिश सेना और अवध बंगाल और जो मुगल साम्राज्य के नवाब थे उन सभी के संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध लड़ा था। फिर भी आपका जो ब्रिटिश सेना था वो दोस्तों आपका जीत गया था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। सिराज उद दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में यह युद्ध लड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की डैश अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में आपका शपथ और अभिपुष्टि के का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो भी संवैधानिक पदों पर निर्वाचित नियुक्त किए व्यक्ति होते हैं उसका जो शपथ है इसी पर आपका इसी पर उल्लेखित है। अनुसूची तीसरी में किसका किसका शपथ प्रतिज्ञान शामिल है? केंद्रीय मंत्री का, संसद चुनाव उम्मीदवार का, संसद के सदस्य का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, राज्य मंत्री का, राज्य विधान मंडल चुनाव उम्मीदवार का, राज्य विधान मंडल के सदस्यों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2023 के स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर श्रीमती आनंदीबेन पटेल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा वर्तमान समय में 2023 या 24 के संबंध में देखें आपके सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर, जो कि पहले आपके जज थे अब राज्यपाल बन गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, असम के हैं गुलाब चंद कटारिया, बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, छत्तीसगढ़ के हैं विश्वभूषण हरिचंदन, गोवा के हैं PS श्रीधरन पिल्लाई, गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं, हरियाणा की बात करेंगे बंडारू दत्तात्रेय है, हिमाचल प्रदेश का शिव प्रताप शुक्ल जी हैं, झारखंड का CP राधाकृष्णन है, कर्नाटक का थावरचंद गहलोत है, केरल की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खां है, मध्य प्रदेश का मंगू भाई छगन भाई पटेल है, महाराष्ट्र का रमेश बैस है, मणिपुर की बात करेंगे सुश्री अनुसुईया उइके है, मेघालय का फागू चौहान है, मिजोरम का कंब मपति हरिबाबू है, नागालैंड का श्री ला गणेशन है, उड़ीसा की बात करेंगे रघुवर दास है, पंजाब की बात करेंगे बनवारी लाल पुरोहित है, राजस्थान की बात करेंगे कलराज मिश्र, सिक्किम की बात करेंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, तमिलनाडु की बात करेंगे श्री RN रवि है, तेलंगाना की बात करते हैं तो CP राधाकृष्णन है, त्रिपुरा की बात करेंगे तो नल्लू इंद्रसेना रेड्डी है, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल है, उत्तराखंड का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है CB आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील है, यानी कि लेगुन झील है। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होता है। साथ में यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पुरी, खुर्दा, गंजाम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैला हुआ है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। साथ में वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। चिल्का में प्रमुख आकर्षण इरावदी डॉल्फिन है, जिन्हें अक्सर सतपारा द्वीप के पास देखा जाता है। लेगुन क्षेत्र लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला नलवाना द्वीप फॉरेस्ट ऑफ रिट्स को वर्ष 1987 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। साथ में कालिजाई मंदिर को याद रखिएगा, जो चिल्का झील के द्वीप पर स्थित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम है अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व है मात्र 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 46 लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाता तो राइट आंसर दिल्ली होता। वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे दिल्ली का तो दिल्ली राज्य में भी आगे, राज्य प्लस केंद्रशासित प्रदेश, ओवरऑल में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ राज्य पूछा जाएगा तो राज्य में आपका राइट आंसर बिहार होगा। इसके अलावा आपका एक है अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना की बात करेंगे तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री उस समय के अरुण जेटली जी के द्वारा इस योजना का घोषणा भी किया गया था। अगला है, भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? महोत्सव उत्सव की बात करेंगे तो ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर नागा होगा। महोत्सव नागालैंड के लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला एक उत्सव है। ये मई में 3 दिनों के लिए मनाया जाने वाला सामुदायिक बंधन का त्यौहार है। यह त्यौहार मोकोक चुंग के एओ शहर में मनाया जाता है, जो कोहिमा से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। एक उत्सव के रूप में ग्रामीण एक दूसरे के लिए उपहारों का आदान प्रदान करके नए दोस्त बनाकर दावत, तलाव आदि के द्वारा अपनी मित्रता का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी की बात करेंगे तो ये आपका क्रिकेट का ट्रॉफी है। इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी एक प्रतिष्ठित क्रिकेट ट्रॉफी है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के द्वारा आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पहली बार 2004 में दिया गया था अपने ही देश के खिलाड़ी को, राहुल द्रविड़ को। इसके अलावा 23 में पिछली बार दिया गया है और लास्ट बार अभी तक दिया गया है, अभी तक 2024 में नहीं दिया गया है। वो दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को। अगला है, वी सत्यानारायण यानी वेदांतम सत्यानारायण इज नोन टू बी द ग्रेटेस्ट गुरु ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म? तो इसका राइट आंसर आपका होगा कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल लैंग्वेज है। ठीक है, वेदांत सत्यानारायण शर्मा पॉपुलरली नोन एज द सत्यम वाज इंडिया क्लासिकल डांसर एंड कोरियोग्राफर। शी इज कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट ऑफ कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन की 100वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भौतिक वर्ष, जिसे आइंस्टीन वर्ष भी कहा जाता है, कब घोषित किया था? तो ये घोषित किया है सन 2005 में। इसका राइट आंसर सन 2005 होगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2005 को भौतिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ये घोषणा भौतिकी विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन के चमत्कारी वर्ष की 100वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाती है। आइंस्टीन के 3 सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेख 1905 में लिखे गए थे। वो 3 हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत और ब्राउनियन गति का सिद्धांत। भौतिकी समाजों को विश्व सम्मेलन का एक प्रस्ताव, भौतिकी समाजों की विश्व सम्मेलन के एक प्रस्ताव के बाद 2005 को शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा भौतिकी का विश्व वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है NH1 को। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी के नाम जाना जाता है। इसके संस्थापक थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मूल नाम भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसका नाम है फरीद खां। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया जो 5 आधुनिक देशों को जोड़ता है। मध्यकाल में यह शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था। इसके अलावा दक्षिण में इस राजमार्ग के विस्तार को NH2 कहा जाता है। अटारी के बाद यह अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुंडली से होते हुए अंत में दिल्ली पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार का जब आपसे नाम पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर होगा MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी का पूरा नाम था आपका मदुरै सन्मुख वदिवुल सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, इसके अलावा ये भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी। वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार है। उसके बाद इनको 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न का। इसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया था, जो कि एक संगीतकार थे। 2001 में आपका बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था। साथ में सुश्री लता मंगेशकर को भी ये पुरस्कार 2001 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा है, जो कि गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्वराज पार्टी का गठन है जो कि किसके द्वारा किया गया था?
तो स्वराज पार्टी का गठन की बात करेंगे तो दो लोगों के द्वारा CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2023 में, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा स्वराज पार्टी जैसे कि स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के रूप में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 2022 में कहा गया कि वार्षिक सम्मेलन के बाद जनवरी 2023 में भारत में गठित एक राजनीतिक पार्टी थी जिसने अधिक स्व सरकार राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की थी। नेक्स्ट है त्रंबकेश्वर मंदिर कौन से राज्य में है? त्रंबकेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो ये जो मंदिर है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। ये त्रंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। त्रंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन AMW क्लाइमेट इज फाउंडेड इन, तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। AMW क्लाइमेट आपका फाउंड किया जाता है गोवा में। AW क्लाइमेट आपका मध्य भारत में, CWG आपका उत्तर भारत में, E आपका जम्मू कश्मीर में, AS दोस्तों आपका ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। इसके अलावा BSW दोस्तों ये पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है, सॉरी हरियाणा का क्षेत्र है। ये आपका BWSW आपका हरियाणा का है। DFC दोस्तों उत्तर भारत का है। इसी प्रकार ET की बात करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड का है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया श्री दीपक मजुमदार किस नृत्य से संबंधित थे? दीपक मजुमदार की बात करेंगे तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। इनको 2018 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया था। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी किया गया है। अगला है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में 109 देशों में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान की बात करेंगे तो 66 है। इसका राइट आंसर होगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI गरीबी को उसके विभिन्न पहलुओं में मापने का प्रयास करता है। ऐसा करने में प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के आधार पर गरीबी पर मौजूदा डेटा को पूरक बनाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के संबंध में भारत ने 109 देशों में 66वां स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा राष्ट्रीय MPI का उद्देश्य वैश्विक MPI को अलग करना और वैश्विक MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक अनुरूप और व्यापक नीति कार्य योजना बनाना है। भारत MPI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत किया गया है। अगला है एक निम्नलिखित में से कौन से फूलहीन पौधे हैं जो शंकु और बीज उत्पन्न करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है? राइट आंसर जिम्नोस्पर्म, इसका राइट आंसर होगा। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो यह फूल रहित पौधे हैं जो शंकु और बीज पैदा करते हैं जिनमें बीज अंडाशय के भीतर नहीं होता है। अगला है भारत संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 की बात करेंगे तो ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 इसके भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी की स्थिति संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वो भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वो सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है। भारत का राष्ट्रपति उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के पद के योग हो। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल जिसे कि भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है सरकार की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। यह खिलजी वंश का शासक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में किया था। इसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी अपने ही चाचा का हत्या कर गद्दी पर बैठता है। सबसे पहले गुजरात पर कब्जा करता है, फिर रणथंभौर पर, फिर चित्तौड़ पर, फिर मालवा पर। वो पहला तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था। अलाउद्दीन ने अपने विश्वस्त सेना गाजी मलिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत किया था। साथ में अलाउद्दीन खिलजी के दिन कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए गए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा अस्थायी सेना रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर होगा। दाग प्रथा का शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। उन्होंने दाग जो कि घोड़े को दागना और चेहरा सैनिकों को वर्णनात्मक भूमिका की प्रणाली की शुरुआत करना ही अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक सुधार का एक अहम हिस्सा था। बाजार आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो अलाउद्दीन ने अनेक नियमों के द्वारा बाजार को नियंत्रित किया। सभी वस्तुओं की कीमत तय की। बिक्री के लिए सारा सामान सराय आदि नामक खुले बाजार में लाया जाता था। उन्होंने दीवानी या रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन आपके आज के थर्ड्स में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।